हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है जो कि दल बदल की समस्या को हल करने में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में निर्णय दिया है। वास्तव में होता क्या है कि जब कोई विधायक चुनाव जीतता है, एक पार्टी से चुनाव जीतता है और वो दल बदल करके सत्ता पक्ष के साथ चला जाता है, तो ये जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात होता है और इसे किसी भी तरीके से एथिकल नहीं माना जा सकता। इसके साथ साथ यह एक तरीके से लोकतंत्र के लिए भी मजाक जैसा हो जाता है, क्योंकि अब संख्या बल प्राप्त करने के लिए जो धन बल, बाहुबल, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। तो चीफ जस्टिस की बेंच ने सीधे सीधे कहा है कि अगर दल बदल के संबंध में कोई मामला है तो स्पीकर को एक 3 महीने की अवधि के अंतर्गत ही निर्णय लेना होगा। ये महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण निर्णय है और इस संबंध में हम आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, इस पर हम लोग क्या क्या पॉइंट्स लेंगे, किन किन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, स्पीकर की भूमिका पर सवाल क्यों है, 10वीं अनुसूची क्या है और संवैधानिक बिंदु क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वीडियो के PDF चाहिए हो या कोई भी चीज में असिस्टेंस या हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान। पूरा मामला क्या है? वास्तव में ये मामला तेलंगाना का है। तेलंगाना विधानसभा में 10 विधायक थे जो BRS के थे और इन विधायकों ने 2024 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था दल बदल करके। अब इस मामले में जो BRS है उसने स्पीकर से अपील करी कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए क्योंकि इन्होंने दल बदल किया है और पिछले 7 महीने से स्पीकर ने नोटिस तक नहीं भेजा है इन 7 विधायकों के अगेंस्ट। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी जानिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पीकर हैं वे मनमानी नहीं कर सकते, उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर फैसला लेना होगा। दूसरी चीज, देरी करने वाले विधायकों के खिलाफ नकारात्मक निष्कर्ष निकाले जाएंगे और स्पीकर को तुरंत कार्यवाही करनी होगी। वास्तव में जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह कहा कि अब समय आ गया है कि संसद इस पर पुनर्विचार करे कि क्या स्पीकर या चेयरमैन जो सदन के अध्यक्ष हैं वो अपने पद की गरिमा के अनुकूल कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि एक तरीके से 10वीं अनुसूची का मजाक बनाया जा रहा है। कई बार विधायकों की जो अयोग्यता का मामला है वो असेंबली के कार्यकाल के अंत तक लटका दिया जाता है। लास्ट जब तक असेंबली का कार्यकाल नहीं खत्म होता तब तक स्पीकर महोदय कोई निर्णय ही नहीं लेते हैं और एक तरीके से फिर ये नल एंड वॉइड हो जाता है दल बदल का मामला, क्योंकि अब उनका कार्यकाल ही समाप्त हो चुका है। अदालत ने बहुत साफ साफ कहा कि कोर्ट की जो समीक्षा है, जो न्यायिक समीक्षा है, उसके दायरे से बाहर नहीं होते स्पीकर के फैसले, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं। और इसके साथ साथ CJI ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट को भी लिया है जो कि स्वर्गीय राजेश पायलट का कोर्ट है। उन्होंने कहा था, राजेश पायलट जी ने एक बार कहा था कि स्पीकर को इसलिए नियुक्त किया जाता है ताकि चुनाव आयोग या अदालतों में देरी से बचा जा सके, यानी कि जो दल बदल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा समय तक बचे ना रहें, उन पर तुरंत निर्णय लिया जाए, क्योंकि आप चुनाव आयोग जाएंगे या अदालत जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। स्पीकर हाउस में ही वो जल्दी डिसाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसका जस्ट उल्टा हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है सबसे महत्वपूर्ण कि 3 महीने की टाइमलाइन दी गई है स्पीकर को दल बदल के मामलों में निर्णय लेने के लिए। अब मुद्दा यह है कि स्पीकर की भूमिका पर क्या सवाल उठते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या स्पीकर अब पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, वे अपने दल के प्रति जवाबदेह होने के लिए नियुक्त किए गए हैं या निष्पक्षता से सदन की अध्यक्षता करने के लिए। कई मामलों में देखा गया है कि जो स्पीकर होते हैं वो जानबूझकर मामले को लटकाए रखते हैं जिससे दल बदलू विधायक जो है वो पद पर बने रहे और सरकार की सत्ता बची रहे। तो मुद्दा यहां पर यह उठता है कि यह वास्तव में टकराव है राजनीति का
राजनीति का, कानून का, और इसके साथ साथ अगर हम व्यापक अर्थों में जाएं तो ये लोकतंत्र का भी है। तो वास्तव में ये जो टकराव है, कानून कहता है कि दल बदल अपराध है और व्यक्ति की सदस्यता चली जानी चाहिए। राजनीति की मांग ये है कि संख्या बल होना चाहिए, तो किसी भी प्रकार से हमको संख्या बल अरेंज करना है। तो क्या ये जो लोकतंत्र है केवल संख्या बल का खेल बन जाएगा, नैतिकता नहीं रहेगी? और इस पर रोक लगाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्केबल लैंडमार्क जजमेंट दिया है कि जो स्पीकर हैं, जो सदन के अध्यक्ष हैं, वो 3 माह के अंदर अंदर इसका फैसला करें और बताएं कि वो मानते हैं कि ये अयोग्य है या नहीं है, और उसके खिलाफ आप कोर्ट भी जा सकते हैं। 10वीं अनुसूची, इसके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि ये एंटी डिफेक्शन लॉ है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का वह हिस्सा है जिसे हम दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। 1985 में इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वास्तव में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इसको जोड़ा था। 1985 से पहले जो स्थिति थी, 1985 से पहले एक तरीके से भारतीय राजनीति को आया राम गया राम कहा जाता था और वास्तव में ये एक रियल इंसिडेंस पर भी आधारित था। तो सरकारें अस्थिर रहती थीं, आप विधायक को पैसा दीजिए, अपनी पार्टी में लाइए, फिर उस अगले ने ज्यादा ऑफर किया, उधर चले गए, तो सरकार बनती गिरती थी, कब बन रही है गिर रही है पता नहीं चलता था। 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया और राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए उन्होंने ये 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया। अब इसमें क्या होता है और कैसे अयोग्यता निर्धारित होती है? देखिए, अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ दे रहा है तो उसको हम अयोग्य मानेंगे। दूसरी चीज, अगर वो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन कर रहा है तो भी वो अयोग्यता का आधार बनता है। इसमें पहले एक अपवाद हुआ करता था कि 1/3 जो है विधायक अगर टूट रहे हैं तो वे वैलिड माने जाएंगे, लेकिन अब ये नहीं है। अगर पार्टी का विलय हो गया है किसी दूसरी पार्टी में, इसको इस तरीके से समझिए, अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य पूर्ण बहुमत मतलब पूर्ण सहमति के साथ किसी दूसरे दल में विलय कर ले रहे हैं, तभी उनकी सदस्यता बची रहेगी। अदरवाइज बाकी सारे डिफेक्शंस को अब एंटी डिफेक्शन लॉ में ही माना जाएगा। बाकी सारे दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ में ही आएंगे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका फैसला कौन करता है। तो ये जो दल बदल से संबंध में मामले हैं, इन पर निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष को है। यानी कि जैसे विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति, विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति। तो बेसिकली जो सदन के अध्यक्ष होते हैं, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये डिसाइड करते हैं कि क्या इसको डिफेक्शन माना जाए, डिफेक्शन के अंतर्गत इनकी योग्यता को समाप्त किया जाए या ना किया जाए। अब इसके थोड़े संवैधानिक पहलुओं को और भी देख लेते हैं हम। देखिए, अनुच्छेद 212 ये कहता है कि विधानसभाओं की कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा सीमित रूप से हो सकती है, लेकिन 10वीं अनुसूची में स्पीकर की भूमिका का पूरी तरीके से मूल्यांकन संभव है, ऐसा माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन केस में 1992 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि स्पीकर के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आते हैं। अब जब ये डिसीजन आ गया है, इस डिसीजन के विभिन्न पहलुओं को आपने देख लिया है, तो वास्तव में ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन को सभी स्पीकर्स को, सभी सदन के अध्यक्षों को फॉलो करना होगा। 3 महीने की डेडलाइन सबके लिए दे दी गई है। इससे क्या होगा कि त्वरित प्रक्रिया शुरू होगी और त्वरित निर्णय होंगे, और साथ ही साथ ये भारतीय राजनीति में ऐसा आप कह सकते हैं कि एक नया मोड़ लाएगा। क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 सालों से पॉलिटिक्स को देख रहे होंगे तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कितनी जगहों पर ये दल बदल की घटनाएं कितने कितने प्रदेशों में लगातार होती रहीं और स्पीकर्स ने कभी डिसीजन लिया ही नहीं जो सरकार के अगेंस्ट हो। और इसीलिए इसको जो स्पीकर हैं उनको कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। क्या ये राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दल के प्रति वफादारी निभाने के लिए ये संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं? आप भी अपनी राय अवश्य दीजिए और बताइए कि आपके हिसाब से ये निर्णय कितना प्रभावी होगा और किस प्रकार ये दल बदल की प्रवृत्ति को कंट्रोल करने यानी नियंत्रित करने में हेल्पफुल होगा। आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी है कि जो बच्चे 2028 में लॉन्ग टर्म में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वे सभी बच्चे
हमारे इस प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं, जो बैच हमारा 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बैच में आपको लॉन्ग टर्म में पहले बेसिक्स पढ़ाया जाएगा, फिर पूरा एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाएगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों सेगमेंट की तैयारी कराई जाएगी, बुक्स का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लास होगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे, मेंटोरशिप भी दी जाएगी। इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए आपको प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि आपको दिल्ली में रह करके तैयारी कराई जाएगी। तो इस प्रकार एक पूरा तैयारी का खाका है और आप इसके बारे में डिटेल हमारे ऐप से भी देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप 2028 के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी फीस 45,999 रुपये मात्र होगी, और यह फीस भी आपको केवल और केवल तब पड़ेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, आप ऐप पर जाएंगे और वहाँ पर जब आप कोर्स बाय पर जाएंगे तो आपको एक कोड मांगेगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी शुरू करना चाहते हैं, इंटर पास आउट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है और समय है जिनके पास, तो वो हमारे इस लॉन्ग टर्म बैच को ज्वाइन करें। शुभकामनाओं सहित थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।